संसद में हमारी साथी राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता बलवंत जी, नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, उज्बेकिस्तान के राजदूत जिनका कि अभी हम लोगों ने उद्बोधन सुना, श्री सरदोर रुस्तमयावेव जी, श्री विपिन कुमार जी, और इस कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर रश्मि जी, और यहां पर उपस्थित सभी भिन्न भिन्न देशों के राजदूत और इस परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, देखिए हम सब नेपाल के दूतावास में यहां एकत्र हैं, जो भगवान पशुपतिनाथ की पावन भूमि के लिए जाना जाता है। और आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का श्री गणेश किया है, अर्थात सोमनाथ के स्वाभिमान का पर्व और भगवान पशुपतिनाथ का गर्व मिलकर आज के इस दिन में एक और बहुत अद्भुत संयोग उत्पन्न करता है। और फिर यदि हम हिंदी की बात करते हैं और विषय ये है कि ये विश्व के पटल पर किस रूप में उभर रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक दृष्टि से हिंदी विश्व के पटल पर बहुत प्रभावी ढंग से उपस्थित हो चुकी है। आज दुनिया में हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो वो बॉलीवुड है। यानी भाषाई दृष्टि से कह सकते हैं कि आफ्टर द इंग्लिश सिनेमा द बिगेस्ट सिनेमा इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड इज हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री। और जैसा कि अभी उज्बेकिस्तान के राजदूत ने बताया कि उज्बेक भाषा में भी 5000 ऐसे शब्द हैं। तो जो हिंदी की व्यापकता है वो किस रूप से विश्व में आगे बढ़ रही है, ये कोई आज की अनायास किया हुआ कार्य नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर रश्मि जी ने बताया कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने, जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, विज्ञान से लेकर वैज्ञानिक विषयों तक में जिस प्रकार हिंदी को स्थापित करने का प्रयास किया, यह प्रयास बहुत पहले से शुरू हुआ। जब 1978 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस समय विदेश मंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने। फिर प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी यूएन में हिंदी बोलने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। और अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो विदेश में जहां भी जाते हैं हिंदी ही बोलते हैं। यहां तक कि उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में भी हिंदी में भाषण देकर यह दिखाया कि भारत और जो हमारी भाषाई अस्मिता है उस पर उनका आग्रह है। और देखिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए यह और भी अधिक उल्लेखनीय बात इसलिए हो जाती है कि अटल जी हिंदी भाषी क्षेत्र से थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र गुजराती भाषा से आते हैं और इसके बावजूद हिंदी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो यूएन की ब्रीफिंग और ट्विटर हैंडल्स में हिंदी पहली बार आनी प्रारंभ हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि विगत कुछ दशकों के प्रभाव से आगे बढ़ते बढ़ते हिंदी आज अपना एक प्रभावी और सकारात्मक स्थान विश्व में बनाने में सफल हो रही है। और यहां पर विषय सिर्फ इतना ही नहीं है, हिंदी के साथ जब हम जुड़ते हैं, जैसा कि अभी प्रीवियसली द एम्बेसडर ऑफ उज्बेकिस्तान वाज टेलिंग दैट हिंदी इज वेरी क्लोज टू संस्कृत एंड विच इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू से, ये मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे विदेशी लोग भी समझ सकें, कोई बाद में वो क्लिप कट हुआ गैंग चलाना शुरू कर दे कि हिंदी के कार्यक्रम में इंग्लिश में क्यों बोल रहे थे, इसलिए कैवियट लगा के बोल रहा हूं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही हैज सेड दैट संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड इट वाज नॉट वी हैव सेड। In front of such a learned person like Dr. Murli Manohar Joshi, though it is speaking like doing a, you can say, contempt, but still I would like to say it was propounded by Sir William Jones in 1790
who was the first person who has translated various Sanskrit texts into English, and he was the judge of Calcutta High Court. He propounded this concept that the Sanskrit is the mother of all the languages, and Hindi is one of the closest to Sanskrit, and that's how it gets connected with that. Some of your people must be knowing that in Russian language, if you want to say गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, तो कहा जाता दाय मने ओदा, ये मेरी किताब है, इतय मया कृंगा। और 11th के लिए 11, द वर्ड इन रशियन लैंग्वेज इज एकादश। एंड सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ वोल्गाज नेम इज रिवर काम, अनदर रिवर इन रशिया इज रिवर मोक्ष। तो काम और मोक्ष दोनों रूस की नदियों के नाम हैं। अब इसमें अगर कोई हिंदी के अलावा, संस्कृत के अलावा कुछ और देखने का प्रयास करे तो मुझे लगता है उसके ऊपर मैकाले मार्क्स का चश्मा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, जो जो आप लैंग्वेजेस के साथ जो संस्कृत का एलिमेंट है और जोड़कर देखते हैं तो नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक कनेक्शन आपको और बेहतर दिखने लगता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं एक्सपीरियंस जो मैंने पहले भी बोला है, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर रिपीट कर देता हूं। एक बार मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितंडावाद शब्द का प्रयोग किया और बहुत से पत्रकार जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के थे, ये बात 8-10 साल पुरानी है, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद, एंड टू माय सरप्राइज वहां पर जो तेलुगु और तमिल पत्रकार थे उन्होंने कहा वितंडावाद शब्द तेलुगु में भी है, वितंडावाद शब्द तमिल में भी है और एग्जैक्टली उसी अर्थ में है जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अर्थात जब आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषाओं के साथ निकटता दिखती है। आप कोलकाता में जाके उतरिए तो आप कहते हैं ना एंट्री एंड एग्जिट एयरपोर्ट पे, तो एग्जिट को यहां हिंदी में लिखा रहता है निकास, कोलकाता में जाके देखिए तो बंगाली भाषा में लिखा रहता है बहिर्गमन। बहिर्गमन इज अ मच बेटर हिंदी देन निकास। जब आप मुंबई में जाके उतरते हैं, अब मतलब पूर्व से पश्चिम में चले जाइए तो कहता है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानतल, और यहां कहते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुझे लगता है अड्डा से, हवाई अड्डा से कहीं बेहतर हिंदी है विमानतल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय भाषाओं से भी आप उतने ही अच्छे ढंग से जुड़ते हैं। अब कन्नड़ भाषा में समावेश शब्द कहते हैं मीटिंग को, बैठक से कहीं बेहतर है समावेश, और वो सम्मेलन से मिलता जुलता भी है। उसी प्रकार विदेशी भाषाओं से भी कैसा संबंध होता है। सर्वाधिक संस्कृत से प्रिजर्व्ड भाषा लिथुएनियन है। अब अगर उसमें आप देखें तो स्मोक के लिए क्या शब्द है, धूमस, और अगर कोई भी देखे तो हिंदी और संस्कृत में धूम्र शब्द आता है, बड़ी आसानी के साथ धूमस के साथ यूज हो सकता है। फायर के लिए द वर्ड इन लिथुएनियन लैंग्वेज इज अग्नि, वो UGNI लिखते हैं, उग्नि बोलते हैं, पर अगर आप देखें तो अग्नि और उग्नि में बहुत आपको निकटता दिखाई पड़ेगी। और दूसरे ढंग से देखें तो मैं एक और चीज आज से कहना चाहूंगा, इंग्लिश में वर्ड अर्थ प्रयोग होता है। अब ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मगर मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी अल्टरनेटिव आइडिया ही कैन पुट फोर्थ। हमारे हिंदी में और संस्कृत में जो अर्थ शब्द है उसका अर्थ अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थशास्त्र जो लिखा गया, दिस इज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र में सब कुछ है। और अर्थ का जो वैदिक वांग्मय में अर्थ है, इट इज दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज इनहेबिटेड बाय ह्यूमंस, यानी वो हिस्सा जहां मनुष्य रहते हैं वो अर्थ है। इसलिए अर्थ मनुष्य से जुड़े सारे क्रियाकलापों से जुड़ी हुई विद्या अर्थशास्त्र है। And if I say Earth is the only planet in our solar system which is inhabited by man, there can be a possibility Earth of English is having some connection with the Earth of Sanskrit, which says that part of land which is inhabited by man. अब दूसरी बात भी आप समझिए, हम आवर शब्द का प्रयोग करते हैं। आवर शब्द भी कहां से आता है? प्राचीन वैदिक ज्योतिष में होरा शब्द आता है। दिन की 24 होरा हैं, 12 होरा दिन की, 12 होरा रात्र की, और ये आवर शब्द होरा से ही अपभ्रंश होकर बना है। अन्यथा इफ समबडी इज हैविंग एनी ऑब्जेक्शन ही कैन टेल कि 24 ही घंटे क्यों होते हैं भाई,
इफ देयर इज अ रैशनल देयर हैज टू बी 20, 10, 30, 25 भी समझ में आ सकता था। व्हाई 24? बिकॉज होरा 24 ही होते थे, 12 दिन के 12 रात के, इसलिए होता है। अब मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, लैंग्वेजेस को किस ढंग से डिस्टॉर्ट करने की बात होती है। हिंदी वर्ड हिंदुस्तान से आता है और यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। पर्शियंस यूजेस टू यूज द वर्ड हा इंस्टेड ऑफ सा, यह बताया जाता है। तो सिंधु से उन्होंने हिंदू बनाया और सिंधु के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और उनकी लैंग्वेजेस को हिंदी कहा। अब अगर यह बात सच है, इन दैट केस अब यह डिबेट किया जाता है कि पर्शियन से संस्कृत आई कि संस्कृत से पर्शियन आई। अब अगर मैं आपसे कहूं संस्कृत में क्या कहा जाता है, सप्ताह, और पर्शियन में हफ्ता, तो साफ हो गया ना। आपने सा का हा किया है, हमने हा का सा नहीं किया है। यानी सीधे बता रहा है कि संस्कृत से पर्शियन निकली है, ना कि रिवर्स। मगर आज उल्टा समझाने का भी बहुत प्रयास किया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि भाषाओं के मध्य एक सौहार्द, सामंजस्य और सकारात्मकता देखनी चाहिए। और मैं अधिक समय न लेते हुए यह भी बताना चाहूंगा कि हर लैंग्वेज की एक कैपेबिलिटी भी होती है। एवरी लैंग्वेज इज हैविंग ए कैपेबिलिटी एंड एवरी लैंग्वेज इज हैविंग ए मैसेज, एवरी लैंग्वेज इज हैविंग ए कल्चर। कैपेबिलिटी क्या है? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, शेक्सपियर इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट लिटरेरी पर्सनालिटी ऑफ इंग्लिश। शेक्सपियर ने अपने कुल लिटरेचर में कितने वर्ड्स यूज किए हैं? 14,000 से लेके मैक्सिमम 30,000। नॉर्मली 14 से 18,000 यूज किए, मैक्सिमम 30,000। हेमलेट में 30,000 वर्ड्स हैं। और आपको पता है गुयाना, घाना, फिजी सबके यहां पे लोग हैं और रामचरितमानस का वहां पर अक्सर बहुत पाठ किया जाता है। रामचरितमानस में कितने वर्ड हैं? 1,16,000। पृथ्वीराज रासो में 2,40,000। कामायनी जयशंकर प्रसाद की उसमें 2,40,000। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इफ यू लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, इन हिंदी यू कैन फाइंड 20, 40 सिनोनिम्स ऑफ वन वर्ड। एक ही शब्द के 20-20, 40-40 पर्यायवाची हैं। यह विविधता दर्शाता है। और लैंग्वेज का संदेश क्या दिखाता है? इफ यू हैव टू राइट टू योर फादर इन इंग्लिश, what you will write? Dear father. Because respected father is not original English. Respected father is a transformation of English in India, because in our culture you do not write to your mother and father as dear mother or dear father. So we have coined this word respected mother and respected father. But हिंदी में क्या लिखा जाएगा? In English you will write dear father, how are you? हिंदी में आप क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। There is a huge difference between calling your mother Pujya Mataji, Sadar Charan Sparsh, huge difference. So the message is also different about a language. And lastly, I would like to say about the scientific aspect of the language also. In Hindi, you will find such a beautiful classification of the alphabets in a particular pattern. जैसे एक कैटेगरी में जो दांत से बोलने जाने वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? दंतव्य, त, थ, द, ध, न। और वैसे एक और बात समझिए, ये डेंटिस्ट शब्द भी दंत से ही आया है, जो इंग्लिश में होता है। फिर एक ही प्रकार के शब्द प, फ, बा, भा, मा, इनको क्या कहेंगे? होष्टव्य। फिर ट, ठ, ड, ढ, ण, तालव्य। यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर सच अ साइंटिफिक एक्सप्रेशन ऑफ द फोनेटिक्स। तो मुझे ये लगता है कि इन सारी बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। संपूर्ण विश्व को हमें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम नेपाल में खड़े हैं, नेपाल की एम्बेसी में, तो नेपाल में भी बहुत से ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी को समृद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो भानुभक्त आचार्य जी हों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी हों, मोतीराम भट्ट जी हों, लोकनाथ पौंडवाल जी हों, पारिजात जी हों, या आधुनिक बाद के वर्षों में चाहे मणिकांत उपाध्याय जी हों, मंगल प्रसाद उपाध्याय जी हों, मथुरा दत्त पांडे जी हों, इन सब ने योगदान दिया। और जो हमारे एम्बेसडर साहब, राजदूत महोदय बैठे हैं, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह भी ध्यान रखना चाहिए लास्ट में
कि अपनी भाषा में पढ़े बगैर न ज्ञान प्राप्त होता है और न मन का भ्रम दूर होता है। जिसे कहते हैं निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। परंतु उसी के साथ भाषा वो भी रहनी चाहिए जो अच्छे संस्कार दे, अच्छी प्रेरणा दे, संपूर्ण देश और विदेश के साथ हमको जोड़े, जिसमें कि हिंदी भाषा महत्वपूर्ण काम करती है। और एक और अच्छी बात हुई है, अभी मैंने सुना है कि रशियन एम्बेसी ने हिंदी में प्रेस रिलीज जारी करना शुरू किया है सितंबर 2025 से। और मजे की बात जानते क्या है, उन्होंने प्रेस रिलीज शुरू करते हुए कहा अब आज से हम हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति का श्री गणेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें एक अद्भुत अच्छा संयोग बनाती हैं। तो मैं ये कह के अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि आज भारत विश्व में उभर रहा है और भारत का उभार किसी को दबाने के लिए नहीं है। भारत का उभार विश्व को एक नई दिशा, नया संकेत देने के लिए है। और आज दुनिया में एक अलग प्रकार का संघर्ष दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस संघर्ष में जब जब विश्व के इतिहास में ये संघर्ष के काले दौर आए हैं, तब तब उसको नई दिशा दी है, तो हमेशा भारत ने दी है। तो जहां से प्रारंभ किया वहीं समाप्त करता हूं कि सोमनाथ का स्वाभिमान पर्व है, अनेक बार टूटा अनेक बार बना, और जब जब बर्बर आक्रमणों ने उसे ध्वस्त किया, भारत ने एक नई ज्योति जगाकर उसका मार्ग प्रदर्शन किया। जो श्रद्धेय अटल जी की कविता की एक पंक्ति है, इसीलिए दुनिया में सारे देश मिट गए, खत्म हो गए, इतिहास की किताबों में सीमित हो गए, हम एकमात्र जीवंत सभ्यता हैं। तो जो उनकी कविता की एक पंक्ति है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, एक और बात अंत में कह दूं, हिंदी और समस्त भारतीय भाषाएं, और मैं उस भाषाओं के सौहार्द के कुल में नेपाली भाषा को भी इंक्लूड करता हूं। इनकी एक और खासियत है, ध्वन्यात्मकता है। ज्यादातर साहित्य छंद में लिखा गया है, इसीलिए हिंदी फिल्मों में गाने ज्यादा होते हैं अंग्रेजी फिल्मों के मुकाबले। इसीलिए हिंदी फिल्मों की सॉन्ग इंडस्ट्री इंग्लिश से आगे है। तो इसलिए अब एक नए स्वर के साथ, नए छंद के साथ, नई लय के साथ हम भारत में आगे बढ़ें। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, विकसित भारत का स्वप्न साकार हो, संपूर्ण विश्व के मित्र के रूप में भारत उभरे, और इस विश्व में जो आपस में क्लैश दिखाई पड़ रही है उसमें कोहेरेंस अर्थात संघर्ष में समन्वय का मार्ग प्रशस्त हो, भाषाओं के द्वारा कोई विवाद ना हो। और अंत में मैं ये भी कह दूं, वैसे विवाद के दिन गए, जो लड़ाने सोचते थे ना, अब तो AI टूल आ गया, सीधे ट्रांसलेट करता है। 2 से 3 साल के अंदर इतना हाई क्लास का ट्रांसलेशन आ जाएगा कि आप देखिए, प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगम में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 5 मिनट तक उनका भाषण हिंदी का लाइव तमिल में ट्रांसलेट हुआ था। तो भाषाओं पे लड़ाने वालों के भी दिन लदने वाले हैं। तो मैं अंत में ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसको अगले 22 वर्षों में, अमृत काल में, विकसित भारत का लक्ष्य साकार करना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1000 वर्षों तक ये भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो 1000 वर्ष तक हमारी दृष्टि है, 25 वर्ष का प्लान है, और 10,000 वर्ष से हमारी पुरानी प्रेरणा है। तो गौरवशाली था भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है।